नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। ये खास प्रोग्राम इसलिए है कि इसमें कुछ खास बातें होती हैं। बातें तो सभी लोग खास करते हैं, लेकिन चक्षुदर्शी कुछ दूसरे ढंग से खास बातें करता है। आज की खास खबर तो दुनिया में ये है, हिंदुस्तान में ये है कि साहब वो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार, वो भी लापता हो गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की तरह। लेकिन मेरे लिए ये खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण दूसरी खबर है। वो खबर ये है जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज भारत के 99 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं को ये आश्वस्त किया है कि उन्हें बेफिक्र रहना चाहिए। उन्हें मतदाता सूची से कोई नहीं हटाएगा। 2023 की जो मतदाता सूची, 2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें अगर वो शामिल हैं तो उन्हें कोई नहीं हटाएगा। 2003 की, मतलब अभी की बात नहीं है ये बात। आप देखिए कि अभी जो SIR चल रहा है बिहार में, उसके बाद से ये बात उठी है कि पूरे देश में, बिहार के बाद पूरे देश में SIR यानी विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाएगी चुनाव आयोग, और उसमें से जो मतदाता हैं उनको हटा दिया जाएगा। दरअसल ये बात खबरों में पता नहीं कहाँ और कैसे दब गई। जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये आशंका जताई थी कि अगर SIR का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उस हिसाब से तो आने वाले दिनों में देश से 5 करोड़ मतदाता इस सूची से हटाए जा सकते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता इस सूची से हटाए जा सकते हैं। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं ना, अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ बैठे हैं। और माननीय अदालत की ओर से ये जो आश्वासन दिया गया है, ये बहुत बड़ा आश्वासन है, क्योंकि इस समय देश में जिस ढंग से SIR को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, वोट चोरी के आरोप सरकार पर लगे, मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगे कि वो वोट चोरी में शामिल हैं, उसके बाद एक तरह से हर नागरिक के ऊपर ये एक बोझ आ गया था कि वो अपनी नागरिकता कैसे प्रमाणित करे। और नागरिकता प्रमाणन के लिए अभी हमारे देश में ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जो आधार कार्ड होता है, जो मतदाता कार्ड होता है, जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, वही नागरिकता का प्रमाण है। वो भी तब जबकि बनने लगे, इसके पहले तो कुछ बनते नहीं थे। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जो आश्वासन है, वो ये देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ने ये कहा है कि देखिए, जो हमारी सूची है 2003 तक की, उसमें जो लोग शामिल हैं उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। तो 2003 तक के लोग तो सुरक्षित हो गए। अब 2003 से 2025 के लोग हैं, उनसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, लेकिन वो कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये तय नहीं हुआ है। माननीय जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी का ये कहना है कि भारत में नागरिकता प्रमाणन के लिए जो कानून बनाने की जिम्मेदारी है वो संसद की है, भारत सरकार की है कि वो संसद में ऐसा कोई कानून स्पष्ट बनाए जिससे कि नागरिकता का कोई विवाद ही इस देश में नहीं रहे। अब जिस ढंग के दस्तावेज बिहार में मांगे गए वो तो चौंकाने वाले हैं कि मतदाता अपना प्रमाण पत्र दे, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दे, तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, आप देखें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक तरह से इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत कर रहा हूँ। तो 1947 से लेकर के और 1952 तक जो पहला चुनाव हुआ, तब तक इस देश में जो रह रहा था, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो तब था ही नहीं, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्याई हो, कोई हो, जो इस देश में रह रहा था वो इस देश का नागरिक मान लिया गया था। क्योंकि ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ये खुद ही 1950 में गठित होता है।
तो जब ये 1950 में गठित होता है तो ये उसके पहले के लोगों की नागरिकता के बारे में कोई सवाल कर नहीं सकता। और ये बिल्कुल सही है कि 2003 की सूची में अगर आप शामिल हैं तो फिर आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 2003 के बाद जो सूचियां बन रही हैं उसमें जाहिर तौर पर आपसे मूल निवासी का या निवास का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र या जन्म का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है और ये दिया भी जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि 2003 के बाद भारत में इतने संसाधन हो गए हैं कि लोगों के पास ये जो जरूरी दस्तावेज हैं ये होते हैं। किसी के पास राशन कार्ड होता है, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, किसी के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है, और कुछ नहीं होता है तो जो जमीन के कागज हैं, अगर आप भूमिहीन भी हैं तो तमाम सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, उनके कागज भी इस बात को प्रमाणन के लिए पर्याप्त हैं कि आप भारत के रहवासी हैं। अब भारत में देखिए 99 करोड़ से ज़्यादा, 99.1 करोड़ मतदाता तो अभी पिछले साल थे, पिछले आम चुनाव के वक्त थे। और अब जो मतगणना, जो हमारी जनगणना होगी उसके हिसाब से, और जो नई मतदाता सूची अगले आम चुनाव के लिए बनेगी, हम 1 अरब को पार कर जाएंगे। हमारे मतदाताओं की संख्या 1 अरब से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला नहीं रहेगा। और ये समय रहते हो गया कि SIR जब शुरू किया गया बिहार में तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ गया। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं आता तो निश्चित तौर पर इस SIR का दुरुपयोग होना तय था। इस SIR के नाम पर अब आप बताइए ना, 65 लाख मतदाता आप बिहार से डिलीट कर रहे हैं सूची में से, तो उसमें से जो मर गए उनको डिलीट करना तो समझ में आता है, लेकिन जो जीवित हैं उनको डिलीट आप कैसे कर सकते हैं? उनकी तो जांच होनी चाहिए। अगर वो बिहार के हैं और किसी दूसरी मतदाता सूची में शामिल है, किसी दूसरे राज्य की में, तो वहाँ से उनको डिलीट करिए। आपके पास सारे आंकड़े हैं, आप उनका मिलान कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि इस तरह की गलतियां चुटकियों में पकड़ी जा सकती हैं कि एक मतदाता एक से अधिक स्थान पर दर्ज है कि नहीं किसी सूची में। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि मतदाता की, कि वो ये प्रमाणित करे कि मैं सही मतदाता हूँ। भाई वो तो जो फॉर्म भर रहा है और जो मतदाता सूची में, मैं तो कहता हूँ 2024-23 के चुनाव तक जिस मतदाता सूची में जो लोग शामिल हैं उनका पुनरीक्षण करने का कोई मतलब नहीं। पुनरीक्षण किया जाए भावी जो चुनाव होगा उसके लिए, और फिर पुनरीक्षण करना है तो इसके लिए अब चूंकि बहुत वक्त है आपके पास, तो आप आसानी से अगले आम चुनाव से पहले पूरे देश की मतदाता सूचियों को दुरुस्त कर सकते हैं। और जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन उनसे ऐसे थोक बंद भीड़ में आप मतदाताओं की मतदाता सूची से डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आश्वासन के बाद हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग मताधिकार के लिए वैध रूप से सक्षम हैं उनको मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे पारसी हों, चाहे बांग्लादेशी हों। अब बांग्लादेशी भी, बांग्लादेश बन गया 71 में, तो 71 के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में आया और वो 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो उससे भी आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये संकल्प भारत सरकार का, मौजूदा भारत सरकार का, पुरानी सरकारों ने तो ऐसा कोई कदम उठाया नहीं था। मौजूदा सरकार के संकल्प कि भारत के की मतदाता सूची में किसी गैर भारतीय को शामिल नहीं रहने दिया जाएगा, स्वागत योग्य है। आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। कोई बाहर का आदमी आपकी मतदाता सूची में शामिल होगा क्यों, पहली बात। और अगर है तो ये आपके सिस्टम की खामी है। अगर कोई आदमी भारत का नागरिक नहीं है, अब ये कोई 1947 के पहले की बात तो है नहीं, अगर भारत का नागरिक वो नहीं है, भारत में अवैध रूप से घुस के आया है, मतदाता सूची में उसने अपना नाम जुड़वा लिया है, आधार कार्ड हासिल कर लिया है, यहाँ आकर पढ़ाई कर ली है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय को के खिलाफ इस कार्रवाई की जानी चाहिए कि उसकी सतर्कता आखिर गई कहाँ जो गैर भारतीय लोग मतदाता सूची में शामिल हो गए या उनके पास
दस्तावेज आ गए। ख़ास तौर पर बांग्लादेशियों की आप बात करते हैं, और ये बांग्लादेश की भी बात नहीं हो रही, ये बात एक जो अभियान है SIR का, ऐसा लगता है ये एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ है, उनको मतदाता सूची से बाहर निकालने के लिए हाथ में लिया गया है। तो बहरहाल अब देखिए, हमारे यहाँ नागरिकता देने के लिए तो स्पष्ट प्रावधान है, और हाल में पिछली संसद में हमारी इसी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं उनके लिए नागरिकता उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रावधान अपने किए ही थे। कौन सा CA बनाया और नेशनल रजिस्टर बनाया नागरिकता का, लेकिन उसमें केवल हिंदुओं के लिए क्या, हिंदुस्तानियों की बात नहीं कही। उसमें हिंदुस्तानियों की बात कही होती तो उसका स्वरूप व्यापक होता। अब अगर कोई मान लीजिए पीड़ित अफगानिस्तान में मुसलमान है या बांग्लादेश में मुसलमान है, वो आपके आना चाहता है, तो आप उससे शरण क्यों नहीं देंगे, उसे नागरिकता क्यों नहीं देंगे, केवल हिंदू को ही क्यों देंगे? ये विवादास्पद मामला है। अब अभी देखिए, पिछले साल की तो बात है, बांग्लादेश में जब विप्लव हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री जो है, अब तो पूर्वी है ना, शेख हसीना, वो भारत आके रह रही हैं, 1 साल से रह रही हैं। उसके पहले 1980-81 में भी वो भारत आके रही थी और बहुत लंबे समय तक रही थी। तो भारत तो देखिए शरणागत देश है, और दुनिया में भी मानवाधिकार के हनन के शिकार लोगों को नागरिकता देने में कोई कंजूसी नहीं करता। अमेरिका जैसे बड़े देश में आप असाइलम मांग लीजिए, अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाती है। तो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको मतदाता सूची से अलग करने की जो मौजूदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो दोषपूर्ण है। हमारे जो जनप्रतिनिधित्व कानून हैं वो दोषपूर्ण हैं, उनमें तरमीम होनी चाहिए, ना कि ये एक सांप्रदायिक सोच के आधार पर किसी मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए या उसमें से लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। अब देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग तो बड़ा अपने आप को वो समझ रहा है कि भाई उसका तो कोई दोष नहीं है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने कुछ याचिकाकर्ताओं ने उन लोगों को प्रस्तुत कर दिया जो कि मतदाता सूची में मृत बता के हटाए जा चुके थे, तो प्रमाणित हो गया कि ये जो गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आपने लोगों को मृत बता दिया, वो जिंदा बैठे हैं, तो इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग। अगर लोग जिंदा हैं और उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आज का चुनाव आयोग होगा, राजीव कुमार साहब का नहीं होगा। राजीव कुमार साहब के समय में SIR नहीं चला था, उस समय तो जोड़े गए थे या घटाए गए थे इसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि राजीव कुमार साहब खुद गायब हैं। शिवसेना उद्धव गुट के जो हमारे तिवारी जी हैं वो कह रहे हैं वो माल्टा चले गए। अगर चले गए तो जा सकते हैं, कोई अपराध नहीं है माल्टा जाना, भाई वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ चाहे वहाँ बच सकते हैं। लेकिन इस समय उनका जाना, इस समय उनका अदृश्य हो जाना वाकई में सवालों के घेरे में उन्हें लाकर खड़ा करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हमारी ढाल है, हमारे मताधिकार की सुरक्षा के लिए हमें आश्वासन दे रहा है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विपक्ष ने ये अभियान चलाया है कि वोट चोरी रोकी जाए देश में, तो रोकी जाए। वोट चोरी रोकने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को, हमारे चुनाव आयोग को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को और हमारी जनता को, क्योंकि वोट चोरी अच्छी चीज़ नहीं है। लोकतंत्र में आप किसी के मताधिकार को चुरा लें या साजिश पूर्वक उसको मताधिकार से वंचित कर दें तो ये बहुत गंभीर अपराध है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के व्यवहार अक्षम्य हैं। तो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीरता से ले ही रहा है, वहाँ तो ये बात चल ही रहा है और वो फैसला आएगा भी। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये आश्वस्त भी किया है कि अगर बिहार की मतदाता सूची में SIR के बाद कोई याचिकाकर्ता गड़बड़ी साबित कर देता है तो नौबत आई तो वो पूरी सूची को सितंबर के अंत तक रद्द भी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर बिहार विधानसभा में चुनाव होंगे तो पुरानी सूची के आधार पर कराए जा सकते हैं। और पुराने सूची के आधार पर चुनाव कराने से ही हमारी सरकार डर रही है, क्योंकि पुरानी सूची के आधार पर जो चुनाव हुए थे उसमें पिछले नतीजे आपके सामने हैं लोकसभा के। तो एक डरी हुई सरकार
और एक डरी हुई सरकार को संरक्षण देने वाला केंद्रीय चुनाव आयोग, ये दोनों इस पूरे माहौल में जो आशंका है, जो अविश्वास है, उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ऐसे में उम्मीद की एकमात्र किरण हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय बचा है। वो सर्वोच्च न्यायालय जो आज़ादी के पहले से इस देश में काम कर रहा है। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, ये तो 1950 के बाद जब हमने संविधान लागू कर लिया तब गठित की गई। केवल हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आज़ादी से 10 साल पहले से काम कर रहा है, 1937 से काम कर रहा है, और आज हम 2025 में आ गए हैं। तो हमें उस पर भरोसा है। उसने इतने लंबे अरसे तक, यानी 85 साल से ज़्यादा इस देश को न्याय बांटा है, और उसके प्रति देश की आस्था है। तभी तो लोग भाग भाग के SIR के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला है और उसके बीच लोग सड़क पर सिर्फ इसलिए आए कि सर्वोच्च न्यायालय देखे। साक्ष्य तो उसके सामने जो प्रस्तुत किए जाएंगे वो तो किए ही जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय देश का मूड भी देखे, जनता का मूड भी देखे, और जो अविश्वास का वातावरण बन रहा है उसको दूर करने का प्रयास करे। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे में बेहतर हो कि वो पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी तलब करे, नए मुख्य चुनाव आयुक्त को भी तलब करे। अभी ये तो इन दोनों को तलब नहीं किया गया है, इनको तलब किया जाए, इनसे बात की जाए, इनकी गवाहियाँ ली जाएं, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि ना धनखड़ साहब का पता है, ना पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त का पता है। राजीव बाबू भी गायब हैं और धनखड़ बाबू भी गायब हैं। अब इनको पता लगाने वाले को मैं तो इनाम दे नहीं सकता, मेरी तो हैसियत है नहीं। विपक्ष ये काम कर सकती है। विपक्ष इन दोनों को ढूंढ कर लाने वाले को 10-50 हज़ार का, लाख का इनाम दे सकती है। उसे देना चाहिए, क्योंकि इस समय इन दोनों की देश को बहुत ज़रूरत है। लोग दोनों से सच जानना चाहते हैं, और सच तभी सामने आएगा जब ये दोनों जनता के सामने प्रकट हों, मीडिया के सामने प्रकट हों, अदालत के सामने प्रकट हों और सच बताएं। धनखड़ साहब बताएं उनके इस्तीफे का सच क्या है, राजीव कुमार साहब बताएं कि 2024 में और 2000 उसके पहले या उनके कार्यकाल में जो भी चुनाव हुए उसमें कितनी गड़बड़ियां हुई या नहीं हुई। तो यहाँ इंतजार हमें करना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय के रहते हुए हमें न्याय, हमारे देश के लोगों को न्याय मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की तरह सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाएगा, नीर चीर विवेक करेगा, और तब करेगा जबकि उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी पिछले जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल था चंद्रचूड़ साहब का, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, उसमें हटाई जा चुकी है। तो खुली आंखों से भी अगर सच न दिखाई दिया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो टिप्पणियाँ कीजिए। इसको आप पसंद कर सकते हैं लाइक का बटन दबा के, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ तो खैर क्या लें, लेकिन इस विमर्श में शामिल हों। और इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरे मित्रों से भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के चैनल उंगलियों पर गिने जाने वाले चैनल हैं। बाकी चैनल तो अब साधन संपन्न हो गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के चैनल हों, चाहे मुख्य धारा के हों, चाहे गोदी मीडिया के हों, चाहे मोदी मीडिया के हों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको आज के लिए। नमस्कार, जय हिंद।